नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे जो 12th क्लास का इतिहास सब्जेक्ट है, आपका जो विषय है उसमें हमारा जो तीसरा चैप्टर है। दो पार्ट जो थे हम के जो है बहुविकल्पी, हम उन पर चर्चा कर चुके थे। और जो तीसरा पार्ट है बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसके बहुविकल्पी जो है उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला जो सवाल है वो है आरंभिक समाज। आरंभिक समाज में बंधुत्व का मुख्य आधार क्या था? ठीक है, जो भाईचारा था, जो यारी दोस्ती थी, उसका जो मतलब मुख्य आधार था वो क्या था? ठीक है, तो उसमें जो मुख्य आधार था वो था रक्त संबंध। ठीक है, क्या था? रक्त संबंध। ठीक, चलिए अगला देखिए। आरंभिक समाज में किस व्यवस्था का सबसे अधिक प्रभाव था? ठीक है, आरंभिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा किस चीज का प्रभाव था? तो आरंभिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभाव जो जाति व्यवस्था थी उसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। ठीक है, लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र वर्तमान समय में होता है, राजतंत्र उसके बहुत बाद आया। पूंजीवाद तो आधुनिक समय की देन है। तो जातिवाद, जाति व्यवस्था जो थी वो प्रारंभिक समाज जो था, आरंभिक समाज था, उसकी जो आधार था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आपका आंसर होगा कौन सा? जाति व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में या वर्णों में विभाजित था? ठीक है, तो कुल मिलाकर चार वर्ड हुआ करते थे। कितने? चार। कौन कौन से चार वर्ड? देखिए, पहला था आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग। दूसरा आपका, दूसरा था आपका क्षत्रिय। ठीक है, दूसरा आपका क्षत्रिय। ठीक, नंबर तीन वैश्य। वैश्य, और उसके बाद आता था शूद्र। शूद्र, ठीक है, ये आपके चार वर्ड हुआ करते थे। ठीक है, जो आपके वैदिक काल के, जो वैदिक धर्म के अनुसार माने जाते हैं। ठीक है, वेदों की जो है चर्चा, वेदों में चर्चा की गई इसकी। ठीक है, अगला देखिए। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? जो व्यापार था वो वैश्यों का कार्य था। कृषि ये शूद्रों का कार्य था। ठीक है, और शिक्षा और यज्ञ ये जो कार्य थे ये ब्राह्मण किया करता था। ठीक है, युद्ध कौन करता था? ये क्षत्रिय करते थे। तो आंसर हमारा होगा, जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो है सी। ठीक है, शिक्षा और यज्ञ। ठीक, चलिए। क्षत्रियों का मुख्य कार्य क्या था? अभी मैंने आपको बताया क्षत्रियों का मुख्य मुख्य कार्य था शासन और रक्षा। ठीक है, वो युद्ध करते थे। अगला देखिए, वैश्य वर्ग का संबंध किससे था? वैश्य वर्ग का वर्धन जो संबंध था वो व्यापार और कृषि से था। ठीक है, अगला देखिए। शूद्रों का मुख्य कार्य क्या माना जाता था? जो शूद्रों का कार्य था वैदिक धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार, वेद में जो लिखा है उनके अनुसार सेवा करना। ऊपर के जितने भी जो वर्ड हैं, जो आपका ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है और जो वैश्य वर्ग है, उनकी सेवा करना माना जाता है। अगर मानव धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत नीच कार्य है और बहुत ही शर्म वाली बात लिखी गई है, लेकिन मानते हैं हिंदू धर्म में ये चीजें मानी जाती हैं। ठीक है, फिलहाल ये गलत चीज है। ठीक है, जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आपको आंसर आए तो यही लिखा जाएगा। ठीक, चलिए। किस धर्म में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो किस ग्रंथ में? देखिए, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है। ठीक है, आपका अथर्ववेद में भी नहीं है। अथर्ववेद में आपका क्या है जानते हैं? जो आयुर्वेद है उससे संबंधित यहाँ पर जो श्लोक लिखे गए हैं। महाभारत, इसमें जैसे कि राज परिवार का षड्यंत्र और जो युद्ध होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित चीजें की गई हैं। रामायण में राम से संबंधित जो राम और जो रावण है, सीता है, इनकी जो कहानी है वो लिखी गई है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए। आरंभिक समाज में वर्ग का आधार क्या था? जो प्रारंभिक समाज थे उसमें जो वर्ग थे वो किस आधार पर बने हुए थे? ठीक है, तो ये सवाल में पूछा जा रहा है। तो वो
कर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर थे। जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है तो वो उच्च वर्ग में आएगा, और अगर वो उसके कार्य भी तय किया जाता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और जो वैश्य थे उनके कार्य के आधार पर भी उनको बांटा जाता था। ठीक है, चलिए। बौद्ध धर्म ने किस व्यवस्था का विरोध किया? बौद्ध धर्म, देखिए, हिंदू धर्म में जो सबसे गलत चीज थी वो थी वर्ण व्यवस्था, क्योंकि वर्ण और जाति व्यवस्था एक ही चीज है। तो वो इंसान को इंसान नहीं समझता है, एक इंसान को नीच करार देता है, साबित करता है उसको, ठीक है, सिद्ध कर देता है। जबकि ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया है, सबको बराबर जन्म दिया है, सबको बराबर हाथ पैर दिए हैं, समान बुद्धि दी है। तो इस वजह से जितने भी धर्मों का उदय हुआ है भारत में, वो सभी जो आपका वैदिक धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसके विरोध में बने हैं। तो क्योंकि उसकी जो एक व्यवस्था थी वो गलत व्यवस्था थी, उसके विरोध में सब बने, चाहे आपके बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, या आपका ईसाई धर्म हो, ठीक है, सभी इसी आधार पर यहाँ बने। महावीर किस धर्म से जुड़े थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें, ठीक है, 24वें 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 24वें किस धर्म के थे? वो थे आपके जैन धर्म के। ठीक, चलिए। बौद्ध संघ में प्रवेश किसे मिलता था? ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि जो महावीर बुद्ध ने जो संघ बनाए थे उसमें कौन कौन लोग आ सकते थे? तो सभी वर्गों को अनुमति थी उसमें। जैसे कि ब्राह्मणों ने पाबंदी लगाई थी हिंदू धर्म में कि मंदिरों में जो है शूद्र वैश्य प्रवेश नहीं कर सकते, और ना ही वो पूजा पाठ कर सकते हैं, ना ही वो शहरों में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसी जो शर्तें थी। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में कुछ नहीं था, इसलिए बौद्ध धर्म में सभी वर्गों के लोग शामिल हो सकते थे। ठीक है। आरंभिक समाज में गोत्र का क्या अर्थ होता था? तो गोत्र का अर्थ होता है कुल या वंश। ठीक है, कुल या वंश। स्त्रियों की स्थिति आरंभिक समाज में कैसी थी? आरंभ में कैसी थी? स्त्रियों की स्थिति आरंभ में सीमित थी। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति आरंभ में सीमित थी, उसको सीमित कर दिया गया था। मतलब कब वो घर से निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, उनको युद्ध करने का अधिकार नहीं था, उनको समाज में जो और वर्ग थे उन व्यवसाय में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं था, जग में नहीं बैठ सकती, हजारों स्थितियां थी, तो कहीं ना कहीं उसको सीमित कर दिया गया था। ठीक, अगला देखिए। अगला है आपका दास प्रथा किस समाज में प्रचलित थी? तो दास प्रथा आरंभिक समाज में प्रचलित थी, वर्तमान समय यानी जो आधुनिक समय उसमें नहीं है। ठीक, और बुद्ध समाज में तो बिल्कुल नहीं थी। वैदिक समाज में भी उतनी नहीं पाई जाती है। ठीक, उसका अगर होती भी होगी तो उसका वर्णन नहीं है उतना, ठीक है, किसी ग्रंथ में। अगला देखिए। अगला है श्रेणियां किससे संबंधित थी? जो श्रेणी थी, ठीक है, वो किससे संबंधित थी? तो श्रेणियां, देखिए, धार्मिक संगठन में श्रेणियां नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ ब्राह्मण है तो वही सर्वोच्च रहेगा, बस, उसमें और कोई नहीं आ सकता, तो श्रेणी उसमें होती नहीं है। सैनिक संगठन इसमें पद होते हैं, श्रेणियां नहीं होती, पद होते हैं। ठीक, ग्राम में संगठन होते हैं, तो संगठन में उसमें पद होने का कोई मतलब ही नहीं है, उसमें श्रेणियां नहीं होती हैं। सिर्फ व्यापारिक जो होता है ना, व्यापारिक संगठन होता है, उसमें जो होती है श्रेणियां होती हैं। ठीक है। नगरों के विकास से कौन सा वर्ग उभरा? नगरों का विकास होगा तो सीधी बात है, व्यापार बढ़ेगा तो व्यापार से व्यापारी का विकास होगा। ठीक, शिल्पकार किस वर्ग में आते थे? शिल्पकार जो थे वो आपका मध्यम वर्ग में आते थे। ठीक है। आरंभिक समाज में भूमि का स्वामी कौन था? आरंभिक समाज में भूमि का स्वामी राजा हुआ करता था। किसान उस पर खेती तो कर रहा है पर वो उसकी नहीं थी, राजा जब चाहे तो छीन सकता था। ग्राम समाज जो सभा थी वो भी राजा के अंतर्गत आती, व्यापारी था वो भी राजा के अंतर्गत आते थे। तो राजा राज्य का सर्वोपरि सर्वे सर्वा होता था। ठीक, का पुनरुत्थान हुआ, मतलब जो नगर थे उनका जो फिर से विकास हुआ वो किस समय में हुआ? तो जो उनका विकास हुआ वो मौर्य साम्राज्य के समय में माना जाता है। ठीक है, वहीं से जो है राजा लोग और सेना उना का विकास होने लगा। बंधुत्व का संबंध किससे था? बंधुत्व का संबंध किससे? परिवार से था। जाति व्यवस्था ने समाज को कैसा बनाया? जाति व्यवस्था ने असमान बनाया। मैंने आपको बताया ना कि ईश्वर ने सबको बराबर जन्म दिया है, जब बराबर पैदा किया है, हम इंसान है सब, लेकिन
जो जाति व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणों की व्यवस्था थी, उसने हमको क्या करा, उसने इंसानों को इंसानों में बांटा। और उससे क्या होगा, एक इंसान बहुत सर्वोच्च बना बैठा है, ठीक है, धर्म का ठेकेदार बना बैठा है, और एक जिसको बिल्कुल समाज में रहने का अधिकार नहीं है, खाने पीने का अधिकार नहीं है, ठीक है, समाज में आने का अधिकार नहीं है, उसकी परछाई से भी लोग भागते हैं। तो जिसको शुद्ध साबित कर दिया, तो एक ही समाज में एक ही धर्म के लोग भिन्न भिन्न तरीके के, ये जाति व्यवस्था ने बनाया है, ठीक है, तो असमान थे। अगला सवाल है, किस धर्म ने हिंसा पर जोर दिया, सॉरी अहिंसा पर जोर दिया। तो अहिंसा से मतलब होता है कि किसी की भी ऊपर जो है हम शारीरिक बल नहीं दिखाएंगे, हम उसे प्रताड़ित नहीं करेंगे, ठीक है, हम उसे परेशान नहीं करेंगे, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से, उसे परेशान नहीं करेंगे, तो वो अहिंसा कहलाता है। तो अहिंसा जो आप पढ़ते हैं आधुनिक समय में कि अहिंसा महात्मा गांधी ने दिया, महात्मा गांधी कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी का अहिंसा से कोई लेना देना नहीं, मतलब ठीक है उन्होंने अहिंसा को प्रचलित किया थोड़ा, लेकिन अहिंसा जो उभरा है शब्द, वो कहाँ से उभरा है आपका, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से उभरा था, ठीक। महात्मा गांधी ने उसी वर्ड को आगे बढ़ाया, पर सबसे पहले बौद्ध और जैन इन दो धर्मों ने दिया था, ठीक। वर्ड और जाति में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है, वर्ड और जाति में अंतर। तो वर्ड और जो जाति थी वो कर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, मतलब जाति के आधार पर थी, ठीक है। मतलब जैसे पहले क्या था शुरू में, अगर आप वेद, अगर आपने कभी पढ़े हो तो वेदों में लिखा हुआ है कि जो वर्ड है वो कर्म के आधार पर है, और जाति जो है वो जन्म के आधार पर। जैसे आज आज के ज़माने में आपके पिता जिस जाति से हैं वही आपकी जाति है, वही आपके बच्चे की जाति होगी, और फिर वो आपके पोते की जाति होगी, वही आपके परदादा की जाति थी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ये बदल नहीं सकती, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ब्राह्मण है तो आपका जो बेटा होगा वो शूद्र होगा या वैश्य होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जाति जो है आपकी जन्म के आधार पर है, ये कभी बदलती नहीं है। और वेदों के अनुसार जो वर्ड कर्म थे, मतलब वर्ड था वो कर्म के आधार पर थे, वो बदलते थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आरंभिक समाज में ग्राम का मुखिया कौन होता था। तो आरंभिक समाज में ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था, ठीक है। राजा राज्य का होता है, पुरोहित जो होता है उसका काम होता है धर्म से संबंधित होता है, सेनापति सेना का काम करता है, प्रजा कौन, ग्रामिक। कर वसूली का अधिकार किसे था। कर वसूली का अधिकार राजा को था, ठीक, राजा ही के पास सारा कर जाता है। गुप्त काल में समाज कैसा था। गुप्त काल में समाज वर्ड व्यवस्था कठोर थी, इसमें मतलब गुप्त समाज को हिंदू धर्म में को उत्कर्ष कर पहुंचाने में, उसको उठाने में काफी ज्यादा माना जाता है, महत्व माना जाता है। देखिए शुंग वंश और गुप्त काल, इन दो के समय जो थी वर्ड व्यवस्था अपने चरम पर आ गई, ठीक है। तो जो कि वर्ड व्यवस्था अभी हमने चर्चा की, पहले वर्ड व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर ये था कि वर्ड व्यवस्था बदली जा सकती थी, वर्ड जो था बदल जाता था। जैसे मान लीजिए कोई शूद्र है तो वो काम अच्छा करेगा तो वो वैश्य हो जाएगा, जैसे व्यापार करेगा, ठीक है, तो ऐसा था। लेकिन गुप्त काल में क्या हुआ, कठोर का मतलब यही है कि अब तुम बदल नहीं सकते, अपना वर्ड जो है उसी में रहो, शुद्ध शुद्ध रहेगा, ठीक है। चलिए, शूद्रों को किससे वंचित रखा गया, ठीक है, शूद्रों को किसी से, शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया, किससे, शिक्षा से वंचित रखा गया, ठीक है। शिक्षा होगी तो सारी चीजें अपने आप जुटा लेंगे, ठीक है। किस वर्ग को द्विज कहा जाता है, ठीक है, किस वर्ग को द्विज कहा जाता है, द्विज कहा जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ठीक। चलिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक या बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये एडिटिंग गलत है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है, ये गलत लिखा है, थे, ठीक है, संस्थापक थे, ठीक है, के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, ठीक। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है, ठीक। यज्ञ मैंने आपको बताया, ये वेदों में कहा गया है, ब्राह्मण करते हैं काफी ज्यादा, और भक्ति जो है ये भी ब्राह्मणों की देन है, काफी ज्यादा करते हैं, कर्मकांड भी ब्राह्मण ही करते हैं। अहिंसा जो है वो जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की मूल सिद्धांत है, ठीक है। और अगर आपके पास दो ऑप्शन आ जाए, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म अलग अलग आ जाए, तो आप जैन धर्म चुनेंगे, ठीक है। समाज में दासों की स्थिति कैसी थी, ठीक। समाज में दासों की स्थिति आश्रित थी, मतलब
दास अपने मालिक के ऊपर डिपेंड थे। जैसे आप अपने माता पिता पर डिपेंड हो, माता पिता आपके लिए खाना लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, आपके लिए कपड़े लाते हैं, आपके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, तो वैसे ही मालिक जो है अपने नौकर के लिए सब कुछ करता था, मतलब आश्रित था। मतलब अगर मालिक चाहेगा तो मुझे खाना मिलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। ये नौकरों का हाल था, मतलब दासों का। दास अलग चीज होती है। वर्ण व्यवस्था का सबसे निचला वर्ड कौन सा था? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे निचला कौन सा होगा? शूद्र होगा। किस काल में जाति व्यवस्था अधिक कठोर हुई? जाति व्यवस्था किस काल में सबसे अधिक कठोर हुई? तो मैंने अभी अभी हमने इस पर चर्चा की, गुप्त काल में। ठीक। श्रेणियों का प्रमुख कार्य क्या था? श्रेणियों का मुख्य कार्य जो था वो था व्यापार करना। ठीक है, तो व्यापार नियंत्रण। ठीक। चलिए, आरंभिक समाज में शिक्षा का केंद्र क्या था? आरंभिक समय शिक्षा का केंद्र, ये तो आप जानते ही होंगे, गुरुकुल हुआ करते थे। ठीक है, क्या होते थे? गुरुकुल। गुरुकुल में प्रवेश किसे मिलता था? सिर्फ उच्च वर्णों को, केवल उच्च वर्णों को। यही कारण है कि वर्तमान समय में SC ST OBC को आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि हजारों सालों तक जब भी ब्राह्मण यहाँ रह रहे थे, हिंदू समाज में सब लोग साथ में थे, तो कभी भी ब्राह्मणों ने अपने ही धर्म के लोगों को और सभी जातियों के लोगों को पढ़ने नहीं दिया। सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही पढ़ते थे और किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो शिक्षा होती है तो आदमी का दिमाग का विकास होता है, फिर वो समाज में जानता है सही गलत क्या चीजें हो रही हैं। इस चीज से रोका गया। ठीक है, इसलिए आज वर्तमान समय में संविधान के जरिए लोगों को आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर भेदभाव हुआ, उस समानता में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। ठीक है। धर्मों में असमानता का मुख्य कारण क्या था? धर्मों में असमानता का मुख्य कारण मैंने आपको बताया, जाति व्यवस्था। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, इसको लोग जस्टिफाई करते, सही साबित करने की कोशिश करते, पर ऐसा नहीं है। आरंभिक समाज की अर्थव्यवस्था व्यवस्था किस पर आधारित थी? आरंभिक क्या, हर समय जो अर्थव्यवस्था होती कृषि पर ही आधारित रहती, किसी भी समाज में जो कृषि प्रधान है। ठीक। व्यापार के विकास से कौन सा वर्ग मजबूत हुआ? व्यापार के विकास से सीधी सी बात है, व्यापारी ही संपन्न होगा, क्योंकि वही व्यापार करता है। आरंभिक समाज में स्त्रियां किससे वंचित थीं? आरंभिक समाज में स्त्रियां हर चीज से वंचित थी। जब उनके ऊपर सीमाएं लगाई गई तो सीधी बात, ना शिक्षा दी जा रही है, ना संपत्ति दी जा रही है, ना स्वतंत्रता दी जा रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन शूद्रों से स्थिति इनकी अच्छी थी। ठीक है, शूद्रों से स्थिति इनकी अच्छी थी। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य जो था उसका जो काम था, कार्य विभाजन। मतलब जो क्षत्रिय है वो युद्ध करते थे, वैश्य थे वो व्यापार करते थे, तो ये काम से रिलेटेड है। वर्ण व्यवस्था काम से रिलेटेड थी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ देखिए, वेद हिंदू धर्म का है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है, पुराण ये भी हिंदू का है, उपनिषद ये भी हिंदू का है। ठीक। चलिए, आरंभिक समाज में परिवार किस प्रकार का था? आरंभिक समाज में जो परिवार थे वो संयुक्त थे। संयुक्त से तात्पर्य है कि उस परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो सभी मिलजुल कर रहते हैं। जैसे आज के जमाने में क्या है, आज एकल परिवार है। एकल परिवार का अर्थ क्या होता है? एकल परिवार का अर्थ ये होता है कि नाना नानी अलग रह रहे हैं, दादा दादी अलग रह रहे हैं, भैया की शादी हुई, भाभी की शादी हुई, फिर वो अलग रहने लगे। तो जब परिवार अलग अलग रहने लगता है तो उसे कहते हैं एकल परिवार। और जब सभी साथ में रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जॉइंट फैमिली जिसे कहते हैं, वो संयुक्त कहलाता है। ठीक, संयुक्त परिवार। दादा दादी, उसके बाद चाचा चाची, ठीक है, कई सारे चाचा चाची हैं, और फिर आप लोग रह रहे हो, फिर उसका और रिश्तेदार हैं, और भी रिश्तेदार, मतलब जितने जितना ज्यादा बड़ा परिवार होगा वो संयुक्त कहलाता है। ठीक। गोत्र व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गोत्र व्यवस्था का जो उद्देश्य था, जो आपका विवाह होता है उस पर आधारित है। आज भी अगर आप ब्राह्मणों में देखें, हिंदुओं में जो ब्राह्मण होते हैं उन पे अगर आप देखें, तो आज भी ब्राह्मण लोग गोत्र, अपनी विवाह करने के लिए गोत्र देखते हैं। ठीक है, और सभी हिंदू जाति भी देखते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में क्या होता है, जाति के साथ साथ गोत्र भी देखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप ब्राह्मण हो और दूसरे ब्राह्मण से आपको प्रेम है तो विवाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो ब्राह्मण है लेकिन उसके साथ साथ गोत्र भी उसका देखा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विवाह नियम। ठीक है, अगला देखिए, अंतरजातीय विवाह किसमें वर्जित था? मतलब अंतरजातीय विवाह का मतलब है एक जाति से दूसरी जाति में विवाह होता था, तो किस जाति में मना था? ठीक है,
अंतर्जातीय विवाह मना था, किसमें मना था? देखिए बौद्ध धर्म में तो नहीं मना था, बौद्ध धर्म में आराम से कहा गया, मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म की उत्पत्ति इसलिए हुई, बौद्ध और जैन धर्म की, कि वो हिंदू धर्म की जो ब्राह्मण धर्म है उसकी जो व्यवस्था है उनको तोड़ सके, खत्म कर सके, ठीक है। तो मेन चीज थी जाति व्यवस्था, ठीक। आरंभिक समाज में शिल्पकारों का स्थान कैसा था? आरंभिक में जो शिल्पकार थे वो मध्यम वर्ग, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के माने जाते थे, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक। किस काल में सामाजिक गतिशीलता कुछ बढ़ी? ठीक है। तो जो मौर्य काल थे उनके समय में सामाजिक विकास अलग हुआ। पहले हल्के हल्के हो रहा था, मतलब लोग खेती कर रहे हैं, अपना रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मौर्य काल में जब समाज आया तो स्वयं मतलब एक शासक आया, शासक ने सेना बनाई, फिर आसपास के जंगलों को काटा, राज्य बनाया, ठीक है। तो इससे क्या समाज में एक गतिशीलता, एक रफ्तार आई, एक स्पीड आई, ठीक है। जो गांव दिखता था वो शहर दिखने लगा, महानगर लगने लगा, ठीक है। बंधुत्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंधुत्व का मुख्य उद्देश्य था वो था सामाजिक एकता। आज हम बात करते हैं कि हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सामाजिक एकता चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आपस में सब लड़ते रहें मरते रहें, ठीक है। तो ये सामाजिक एकता का जो मतलब एकता के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा जो इतिहास का आपका चौथा चैप्टर था, उस पर हमने बहुत विकल्प पे देखे, और जो पांचवा चैप्टर है उस पर भी जल्द ही 1 या 2 दिन में आपका जो वीडियो आ जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और अगर किसी भी आपका जो 12th क्लास में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं बहुत क्लिप भी दे दूंगा आपको। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव भी आपको दे दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा, और उसमें टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको, और उस पर वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।